दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी का गठन हमारे 1923 में किया गया था। तो इसके बारे में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, स्वराज दल या स्वराज पार्टी। सबसे पहले परिचय से इसकी शुरुआत करते हैं। किससे परिचय से इसकी शुरुआत करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। यह पार्टी क्या हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल बनी थी। इसकी स्थापना हमारे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी और इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के भीतर रह जाकर सत्ता को अंदर से चुनौती देना और स्वशासन को प्राप्त करना था। अब हम बात करेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना के कारण क्या थे, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई। पहली बात आती है असहयोग आंदोलन की असफलता। महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 में शुरू किया गया था, लेकिन यह चौराचौरी कांड 1922 के बाद, जो 1922 में चौराचौरी कांड हो गया था, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्या असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिस वजह से जो भी बहुत सारे नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में योगदान किया था, उन नेताओं को निराशा हुई और उनको लगा कि सीधे संघर्ष की बजाय क्या है, ब्रिटिश सरकार के भीतर रहकर उन्हें चुनौती दी जानी चाहिए। फिर बात करें कांग्रेस के भीतर भी मतभेद हो जाता है, मतलब दो धड़े बन जाते हैं। धड़ों की बात करें तो गांधी जी के आंदोलन वापसी लेने से कांग्रेस भी दो गुटों में बट जाती है। एक तो हमारे प्रो चेंजर्स होते हैं, एक आता है नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स ये चाहते थे जो चुनाव लड़कर सरकार में जाना चाहते थे, और नो चेंजर्स जो गांधी जी की जो नीति है उसका समर्थन करते थे और संघर्ष के जरिए आज़ादी चाहते थे। और स्वराज पार्टी क्या थी, हमारे प्रो चेंजर्स गुट का प्रतिनिधित्व करती थी, जो चुनाव लड़कर सरकार में जाना चाहते थे। फिर बात करें हमारे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार 1919 और डायर की, जिससे द्वैध शासन हुआ था, उसकी आलोचना। तो ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन की प्रणाली लागू की थी, जिसमें कुछ विभाग भारतीयों को सौंपे गए थे, लेकिन असली शक्ति तो हमारे ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही थी। द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुआ, कुछ विभाग तो हमारे भारतीयों को सौंप दिए गए, लेकिन जो असली शक्ति थी किसको मिली, ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में ही रही। स्वराज पार्टी इस प्रणाली को असफल साबित करना चाहती थी कि ऐसा करना उनके लिए सबसे ज़्यादा गलत था, कि डायरकी या द्वैध शासन को लागू करना सबसे ज़्यादा गलत रहा। अब हम बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना और नेता की। स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इस नाम से इस पार्टी की शुरुआत की गई, जिसे बाद में स्वराज पार्टी कर दिया गया। तो इसकी स्थापना हमारे इलाहाबाद में की गई। कहाँ की गई, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। शुरुआत में इसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, जो बाद में क्या इसका नाम स्वराज पार्टी रख दिया। फिर आता हमारा इसके कौन कौन से खास खास नेता थे। खास खास नेताओं की बात करें तो पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया किसे, हमारे चित्तरंजन दास को। महासचिव या जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हमारे मोतीलाल नेहरू को। इसके प्रमुख नेता थे हमारे विट्ठल भाई पटेल। पार्टी के समर्थकों में से एक थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, और अन्य नेता कौन कौन थे हमारे M.R. जेकर, N.C. केलकर। M.R. जेकर और N.C. केलकर हमारे इसके अन्य नेता थे। तो ध्यान रखना, पार्टी के अध्यक्ष कौन है, चित्तरंजन दास। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी के उद्देश्य और रणनीतियाँ। तो इस पार्टी भी बन गई, अब इसके उद्देश्य और रणनीतियों की बात करें तो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी, इनको विधान परिषद के भीतर से बाधित करना। कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी उनको विधान परिषद के अंदर जाना, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जाना और वहाँ जाके उसको रोक लगाना, बाधित करना। ब्रिटिश अधिकारियों को सत्ता चलाने से रोकना, उनकी योजनाओं को विरोध करना। क्या, ब्रिटिश अधिकारियों को सत्ता चलाने से रोकना और उनकी योजनाओं का विरोध करना, और ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करना। क्या, ब्रिटिश शासन की कमियों का उजागर करना। फिर संवैधानिक बाधाएं अपनाना, जो हमारे संवैधानिक जो बाधाएं हैं, टैक्टिक्स है, उनको अपनाना, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर सरकारी कार्य में अड़चन पैदा करना। क्या, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हर सरकारी जो भी कार्य होंगे उसमें अड़चन करना और स्वशासन की मांग करते रहना। तो इसी क्रम में स्वराज पार्टी ने 1923 का चुनाव लड़ा। तो स्वराज पार्टी और 1923 के चुनाव की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी ने 1923 के केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय चुनाव में भाग लिया।
इन चुनाव के परिणाम में मध्य प्रांत था, जिसे मध्य प्रदेश भी कहते हैं, तो मध्य प्रांत में स्वराज पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। और बंगाल, बॉम्बे, बिहार और यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस में स्वराज पार्टी एक क्या है, सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है, मतलब सबसे ज़्यादा सीटें स्वराज पार्टी को मिलती है। फिर जो केंद्रीय विधानसभा थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसमें स्वराज पार्टी को 101 में से 42 सीटें मिलती हैं, मतलब पूर्ण बहुमत तो नहीं मिलता, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वह बनती है। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने विधान परिषद में रहकर सरकार को नीचा दिखाने की रणनीति अपनाई कि वह विधान परिषद में रहेंगी और सरकार को हर मुद्दे पर नीचा दिखाएगी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए, मतलब स्वराज पार्टी की जो उपलब्धियां थी वो। विधान परिषदों में विरोध और नीतिगत अवरोध की नीति। तो स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, जैसे करों का विरोध किया उन्होंने, नागरिक स्वतंत्रता की मांग की, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा नागरिकों के साथ भेदभाव का खुलासा किया कि ब्रिटिश अधिकारी किस तरह भारतीयों के साथ भेदभाव करते हैं, ये जनता को बताया। 1925 में हमारे विट्ठल भाई पटेल थे, इनको केंद्रीय विधानसभा मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और ये ब्रिटिश शासन के भीतर भारतीयों का प्रभाव का प्रतीक था कि भारतीय किस तरह प्रभावी हो रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उनको बाधित करना। क्या है ब्रिटिश सरकार की नीतियों को बाधित करना, मतलब स्वराज पार्टी के नेता संवैधानिक अवरोध, क्या संवैधानिक अवरोध मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्स्ट्रक्शन, इसका उपयोग करते थे, मतलब असेंबली में रह के जो कानून या नीतियां आती थी उनका विरोध करते थे। वे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आते थे, वे बजट और सरकारी योजनाओं का विरोध करते थे, जैसे कि हमारी एक ली आयोग की सिफारिशें आई थी उस समय, क्या ली आयोग की सिफारिशें आई थी, तो जिसमें क्या था, उच्च पदों पर उच्च जाति के लोगों की नियुक्ति होनी थी, तो उसका विरोध किया गया। मुडीमैन समिति की सिफारिशें थी जो द्वैध शासन को जारी रखने का विरोध किया गया। ट्रेड डिस्प्यूट बिल मतलब हड़ताल पर नियंत्रण लाया जा रहा था। और पब्लिक सेफ्टी बिल मतलब जिसको प्रिवेंटिव लॉ कहते हैं, निवारक कानून, निर्वाक नहीं है, निवारक कानून है, तो वो लाया गया था पब्लिक सेफ्टी बिल, तो इनका भी इसने विरोध किया। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल वही बिल है जिसमें यदि आपको याद हो तो हमारे जो भगत सिंह ने विधान परिषद के अंदर जब क्या कहते हैं एक बिल चल रहा था जिसकी दौरान खाली सीटों पर बम फेंका था, तो ये हमारे पब्लिक सेफ्टी बिल ही था जिस समय हमारे भगत सिंह ने असेंबली की सीटों पर बम फेंका था। तो भारत में नागरिक अधिकारों का संघर्ष, जब भारत में नागरिक अधिकारों का संघर्ष की बात करें तो स्वराज पार्टी ने भारतीयों के लिए अधिक स्वतंत्रता समानता की मांग की, पुलिस, जातीय प्रेस की स्वतंत्रता, शिक्षा सुधार के मुद्दों को उठाया, स्थानीय निकाय के चुनाव में भी भाग लिया। क्या जो हमारी स्वराज पार्टी थी उन्होंने स्थानीय निकाय के चुनाव मतलब जो हमारे नगर निगम नगर परिषद के चुनाव थे इनमें भी भाग लिया। तो स्वराज पार्टी ने स्थानीय चुनाव में भी भाग लिया, जैसे कलकत्ता के मेयर बनते हैं हमारे चित्तरंजन दास, इलाहाबाद के मेयर जवाहरलाल नेहरू, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद, और जो हमारे अहमदाबाद के मेयर थे विट्ठल भाई पटेल। तो ये तो हमारे कर्जन के लिए भी कही गई बात थी कि कर्जन ये हमारे जो स्थानीय निकाय होते थे इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। कर्जन तो ये कहता था कि जब मैं रिटायर हो जाऊं तो रिटायर होने के बाद मैं एक बार कलकत्ता का मेयर बनना जरूर पसंद करूंगा। तो ये सोच सकते हैं कि भारत के वायसराय ये चाह रखते हैं कि वो कलकत्ता के मेयर बने। तो मेयर होना या जो हमारे स्थानीय निकाय के पद थे वो कितने महत्वपूर्ण हुआ करते थे। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी इतनी ज़्यादा काम की थी लेकिन वो फिर भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई, इसके क्या कारण थे। पहली बात करें तो 1925 में हमारे जो चित्तरंजन दास थे, CR दास, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1925 में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे हमारे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो गई। इससे क्या पार्टी कमज़ोर हो गई और नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया कि अब लीडर कौन बनेगा। तो सब में लड़ाई हो गई, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट मतलब हम लीडर बनेंगे, ये नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया। साथ ही क्या स्वराज पार्टी के सदस्यों में मंत्री बनने की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई इसलिए वो एक तो लीडर बनने के लिए, नेतृत्व के लिए और मंत्री बनने के लिए आपस में लड़ने लगे। तो जनता को दिखता है कि ये देश को आज़ादी कराने के लिए कार्य नहीं कर रहे, ये आपस में अपना स्वार्थ देख रहे हैं। फिर महात्मा गांधी से मतभेद की बात करें तो स्वराज पार्टी गांधी जी की जो संघर्ष की नीति थी इससे अलग कार्य कर रही थी। तो गांधी जी और उनके समर्थक थे संवैधानिक राजनीति के बजाय आंदोलन को सही मानते थे, तो उन्होंने कभी भी इस स्वराज पार्टी का समर्थन नहीं किया।
कांग्रेस के भीतर विभाजन। कांग्रेस से स्वराज पार्टी को समर्थन नहीं किया गया। कांग्रेस से स्वराज पार्टी का समर्थन नहीं किया था, लेकिन कुछ स्वराज पार्टी के जो नेता थे बाद में भी क्या है कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। जैसे ही वो कांग्रेस पार्टी में, जैसे बात ये बता रहे हैं कि स्वराज पार्टी के कुछ नेता स्वराज पार्टी के अंदर तो कार्य कर रहे थे, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर भी जुड़े हुए थे। क्या कांग्रेस के अंदर भी जुड़े हुए थे। अब कांग्रेस के अंदर जो नो चेंजर्स का गुट था, उनसे उनकी हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। क्या जिससे उनसे उनकी लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, जिसके कारण क्या ये पार्टी और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फिर ब्रिटिश सरकार का दमन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने स्वराज पार्टी के नेताओं पर राजद्रोह के मुकदमे चलाने शुरू कर दिए और कई को तो जेल में भी डाल दिया। फिर इसी क्रम में क्या होता है, 1926 के अंदर चुनाव होते हैं वापस, और 1926 के चुनाव में पार्टी हार जाती है। स्वराज पार्टी ने विधानमंडल में सरकार की कई गलत नीतियों का विरोध किया, कई जन कल्याणकारी किए, लेकिन वो अपने जन कल्याणकारी कार्यों को जनता तक पहुंचा नहीं पाया था, जनता को और दुनिया को बता नहीं पाई, जिसके कारण 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ फिर 1929 में स्वराज पार्टी थी, वो ये चाहती थी कि देश के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव, लेकिन कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। क्या पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी, जिससे फिर स्वराज पार्टी की जरूरत ही खत्म हो गई, मतलब स्वराज पार्टी अप्रासंगिक हो गई। साथ ही साथ जो पार्टी थी तो पार्टी में अलग अलग विचारधाराएं भी बनने लग गई थी। क्या पार्टी में अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। स्वराज पार्टी ने अलग अलग विचारधारा के लोगों को लेकर गठबंधन बनाना शुरू कर दिया, जो सफल नहीं हुई, जिससे पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। जैसे हमारे मदन मोहन मालवीय थे और लाला लाजपत राय, इन्होंने स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। एक अलग ही पार्टी, मतलब पहले तो वो इससे जुड़े हुए थे स्वराज पार्टी से, लेकिन उन्होंने अलग एक स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। फिर स्वराजी भी दो भागों में बट गए थे, जैसे एक तो प्रत्युत्तरवादी रेस्पॉन्सिविस्ट और एक तो हमारे नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट मतलब अप्रत्युत्तरवादी। तो हमारे स्वराजी भी दो भागों में बट गए। अब बात करें प्रत्युत्तरवादी गुट की, तो उनकी क्या विशेषताएं थी। ये गुट क्या कहता था कि प्रत्युत्तरवादी वे नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ सीमित सहयोग के पक्ष में थे। वो सहयोग तो करना चाहते थे, लेकिन सीमित सहयोग के पक्ष में थे। वे मानते थे कि अगर वे प्रशासन में भाग लेंगे तो ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं और भारतीयों के लिए लाभकारी बदलाव भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है हर बात का आपको विरोध करना है। क्या हर बात का आपको विरोध करना ठीक नहीं होता, आपको कुछ मामलों में ब्रिटिश सरकार के साथ भी होना चाहिए। ये नेता सरकार में शामिल होकर सरकार में शासन में कुछ सुधार लाना चाहते थे। इनका मानना था कि सरकार में रहकर नीतियों को नियंत्रित करना ज़्यादा प्रभावी होगा, बजाय उसके हर बात के विरोध करने के। और ऐसे कौन कौन से नेता थे, ऐसे हमारे थे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, केलकर और लाला लाजपत राय साहब। अब फिर हमारे कुछ अप्रत्युत्तरवादी या नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट थे, तो उनकी बात करें तो अप्रत्युत्तरवादी वो नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग के खिलाफ थे। वो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना चाहते थे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार से कोई भी सहयोग भारतीय स्वराज की लड़ाई को कमजोर कर देगा, और विधान परिषद में रहकर सिर्फ विरोध और अवरोध की नीति ही अपनाते, मतलब चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, हर चीज का विरोध करना उनका उद्देश्य हो गया था। उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को असहयोग और नकारात्मक राजनीति के जरिए कमजोर किया जाए। ऐसे नेता कौन कौन थे, हमारे विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। अब बात करें स्वराज पार्टी का पतन हो गया और उसके प्रभाव की बात करें तो 1929 तक आते आते स्वराज पार्टी लगभग समाप्त हो गई थी। मतलब किसी भी चुनाव में स्वराज पार्टी का कोई भी नेता जीत नहीं पा रहा था। इनके जो कई नेता वापस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए, और हालांकि इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संवैधानिक राजनीति की नींव रखी थी, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। अब बात करें स्वराज पार्टी का ऐतिहासिक महत्व, स्वराज पार्टी बनने से कोई फायदा हुआ या नहीं, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय की राजनीतिक शक्ति को दिखाया। स्वराज पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों की राजनीतिक शक्ति को दिखाया, भारतीयों को संवैधानिक माध्यमों से संघर्ष करने का एक नया तरीका दिखाया। आने वाली पीढ़ियों के नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी स्वराज पार्टी, और भारत की स्वतंत्रता के लिए नए नए रास्ते खोले। स्वराज पार्टी के निष्कर्ष के रूप में देखें तो स्वराज पार्टी 1923 में बनी और 1919 तक सक्रिय रही। इसने ब्रिटिश सरकार को संवैधानिक बाधाओं के माध्यम से चुनौती दी। हालांकि आंतरिक मतभेदों और चित्तरंजन दास की मृत्यु की वजह से ये जल्द ही कमजोर हो गई थी। इसके बावजूद इसने
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस तरह से आज हमने स्वराज पार्टी के बारे में देखा, उसके सभी पहलुओं को देखा। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।